दोस्तों, राजघराने हमेशा अपनी शान शौकत और उम्दा शौक के लिए मशहूर होते हैं, जिनकी चर्चा उनके किंगडम के खत्म होने के बाद भी किताबों या कहानियों में सुनने को मिलती रहती है। लेकिन शाही जीवन लोगों के बीच जितना लोकप्रिय चर्चा का विषय है, उससे भी ज्यादा शाही परंपरा सुर्खियां बटोरती है। और हो भी क्यों ना, आखिर इन्हीं परंपराओं की वजह से तो हर किंगडम अपनी एक खास पहचान बना पाता है। लेकिन इतिहास में कई ऐसे राजा और रानियां गुजरी हैं जिन्होंने इन परंपराओं के खिलाफ जाकर एक नया इतिहास रचा है। तो आखिर कौन है वो शाही लोग जिन्होंने परंपरा की दीवारों को तोड़ा? आइए उनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। स्वीडन के शाही परिवार में एक खास परंपरा थी, जिसके मुताबिक यूरोपियन रॉयल फैमिलीज के बीच पारंपरिक संबंधों को बनाए रखने के लिए उन्हें शाही या कुलीन बैकग्राउंड की महिला से शादी करनी होगी। लेकिन किंग कार्ल 16 गुस्ताव का दिल एक मिडिल क्लास लड़की सिल्विया सोमरलेथ पर आ गया। सिल्विया सोमरलेथ जर्मनी से थी और 1972 की समर ओलंपिक्स के दौरान उनकी मुलाकात कार्ल 16 गुस्ताव से हुई। यहाँ उनकी दोस्ती हुई, लेकिन गुजरते समय के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और बात शादी तक पहुंच गई। एक आम लड़की से शादी की बात सुन के पहले तो उसका खूब विरोध हुआ और कार्ल 16 गुस्ताव पर रॉयल फैमिली में शादी करने के लिए दबाव भी बनाया गया। लेकिन आखिरकार 1976 में इन दोनों की शाही रीति रिवाजों से शादी हुई और एक आम लड़की से सिल्विया स्वीडन की रानी बन गई। हालांकि शुरुआत में रानी सिल्विया को गैर शाही बैकग्राउंड के कारण बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ी और उन्हें हमेशा शक की नजरों से देखा गया। लेकिन बाद में लोगों ने इन दोनों के बीच प्यार को देखते हुए सिल्विया को दिल से अपनी रानी स्वीकार कर लिया और शाही बैकग्राउंड से ना होते हुए भी इनकी शादी को सक्सेसफुल मान लिया गया। इस तरह से किंग कार्ल 16 गुस्ताव ने अपनी वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर एक नई कहानी लिखी, जो कि एक राजा के डाउन टू अर्थ होने का सबूत पेश करती है। आपको बता दें कि किंग कार्ल गुस्ताव के बारे में और भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे कि वो गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करते थे। यहाँ तक कि वो इन लोगों के जश्न मनाने वाले इवेंट्स में भी भाग लेते हैं। इसके अलावा 1970 के दशक में इन पर कॉल गर्ल स्कैंडल में इन्वॉल्व होने का भी आरोप लगा। इन पर आरोप था कि उस दौर में ये नाइट क्लब्स में जाते और वहाँ कॉल गर्ल से मिलकर उनके साथ संबंध बनाते। ये आरोप एक बहुत ही मशहूर किताब कार्ल 16 गुस्ताव द रिलक्टेंट मोनार्क, जिसे साल 2010 के दौरान स्वीडन में पब्लिश किया गया, उसमें छपी थी। इस किताब के छपने के बाद पूरे स्वीडन में हलचल मच गई। साथ ही इसे काफी निंदनीय भी माना गया, जिसके चलते लोगों ने उनकी खूब आलोचना की। हालांकि बाद में राजा ने इस किताब के कंटेंट को स्वीकार किया और उन सभी बातों को अपनी युवा अवस्था में की गई गलतियां बताया। यहाँ तक कि अपनी उन हरकतों पर अफसोस करते हुए उन्होंने माफी भी मांगी। एक राजगद्दी पर बैठे राजा के लिए खुलापन और ईमानदारी का ये स्तर वाकई में काबिले तारीफ था। दोस्तों, किंग चार्ल्स III ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सबसे कंट्रोवर्शियल राजाओं में से एक माने जाते हैं, जो कि आए दिन किसी न किसी आलोचना के शिकार बनते रहते हैं। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कैमिला पार्कर के साथ उनका अफेयर रहा है। किंग चार्ल्स 1971 में एक म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए कैमिला से मिले थे। उस समय ये दोनों अपने 20s में थे। इनकी हॉबीज भी लगभग सेम थी, जिसके चलते ये धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। कुछ समय बाद किंग चार्ल्स मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए चले गए और उधर कैमिला ने भी अपने एक दोस्त से शादी कर ली। जब चार्ल्स वापस आए तो कैमिला को शादीशुदा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और 1981 में उन्होंने भी लेडी डायना स्पेंसर से शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी किंग चार्ल्स और कैमिला के बीच अफेयर चलता रहा, जिसकी खबर लेडी डायना को भी हो चुकी थी और दोनों पति पत्नी के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी। वर्षों की अटकलों और अफवाहों के बाद प्रिंस चार्ल्स और डायना 1992 में अलग हो गए और साल 1997 में डायना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अलग होने के बाद किंग चार्ल्स कैमिला से शादी करना चाहते थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ II इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी और इसका कारण था कि पब्लिक में ये दोनों काफी बदनाम हो चुके थे और इससे शाही घराने की शान पर एक नेगेटिव असर पड़ रहा था। साथ ही डायना से तलाक की वजह लोग कैमिला को ही मानते थे और मौत के बाद तो पब्लिक के बीच डायना के लिए सहानुभूति काफी बढ़ गई।
और कहीं ना कहीं लोग कैमिला को ही इन सभी बातों का जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा कैमिला की ग्रेट ग्रैंड मदर एलिस केपल ब्रिटिश किंग एडवर्ड 7 की सबसे पसंदीदा मिस्ट्रेस थी, जिनके संबंध के किस्से ब्रिटेन में खूब मशहूर हैं। अब ब्रिटिश शाही परिवार के लिए पब्लिक परसेप्शन हमेशा से ही काफी इम्पोर्टेंट रही है और ऐसे में महारानी एलिजाबेथ को चिंता थी कि इन सब कारणों से इस शादी को जनता किस तरह से देखेगी। ब्रिटिश राजशाही में पारंपरिक मूल्यों और प्रोटोकॉल का पालन करने का इतिहास रहा है और इनकी परंपरा में एक तलाकशुदा महिला से शादी करना बहुत ही खराब माना जाता है। लेकिन इन सब की परवाह ना करते हुए 2005 में किंग चार्ल्स ने कैमिला से शादी कर ली। हालांकि इसकी खबर के मिलते ही डायना के प्रशंसकों के बीच खूब आक्रोश देखने को मिला और इन दोनों की काफी आलोचना भी हुई। जोआना ऑफ कैसल हैब्सबर्ग डायनेस्टी की महारानी थी, जिसे जोआना वन ऑफ कैसील के नाम से भी जाना जाता है। जोआना की शादी हैब्सबर्ग के प्रिंस और उनके पहले कजन फिलिप द हैंडसम से हुई। उसकी खराब मानसिक हालत की वजह से जोआना को जोआना द मैड के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उसके अनयूजुअल बिहेवियर और खराब मानसिक स्थिति का जिम्मेदार इनब्रीडिंग था। दरअसल उस समय राजघरानों में अपने क्लोज रिलेटिव्स में ही शादी करने का रिवाज था, क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे पवित्र मानते थे। ऐसे में जोआना के माँ बाप इसाबेला वन ऑफ कैसील और फर्डिनेंड 2 ऑफ अरेगन एक दूसरे के पहले कजन्स थे और जोआना की मानसिक हालत का जिम्मेदार भी इसी को माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार इससे असहमत थे और वो मानते ही नहीं थे कि जोआना पागल थी। उनका कहना था कि उसे जानबूझकर पागल बनाया गया था, जिसका पूरा फायदा जोआना के पिता और उनके पति को पहुंच रहा था। खैर जो भी हो, जोआना अपने पति से पागलों की तरह प्यार करती थी। इसलिए 25 सितंबर 1506 को जब उसकी मौत हुई तो उसने उसके शरीर को दफनाने से इनकार कर दिया और उसकी लाश को कफन में डालकर अपने कमरे में रखवा दिया। हर रोज वो अपने मृत पति के बगल में सोती और यहाँ तक कि जब वो ट्रेवलिंग करती तब भी फिलिप द हैंडसम का कफन अपने साथ लेकर जाती थी। बहुत कोशिश और जोर जबरदस्ती के साथ जोआना के पिता किंग फर्डिनेंड ने 28 जनवरी 1507 को फिलिप द हैंडसम के कफन को दफन करवाया और इतिहास के इस कंट्रोवर्शियल चैप्टर का अंत हो गया। लेकिन इसके बाद जोआना को महारानी की गद्दी से सीधा कारवास तक पहुंचा दिया गया और यहाँ तक कि जब जोआना के बेटे राजा बने तो उन्होंने भी अपनी मां को कारावास से बाहर नहीं निकाला और अंत में 12 अप्रैल 1555 में जोआना ने एक पागल रानी के टैग के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें और कैथरीन ऑफ अरेगन की वैवाहिक कठिनाइयां और उसके बाद तलाक ब्रिटिश इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है, जिसका असर न तो सिर्फ इंग्लिश और यूरोपियन हिस्ट्री पर पड़ा बल्कि इसने स्पेनिश और ब्रिटिश रॉयल फैमिली के गहरे संबंध के बीच दरार पैदा करने का काम किया। दरअसल कैथरीन ऑफ अरेगन हैब्सबर्ग डायनेस्टी के राजा इसाबेला वन ऑफ कैसील और फर्डिनेंड 2 ऑफ अरेगन की बेटी जोआना की छोटी बहन थी। इनकी शादी ब्रिटिश किंग हेनरी 8वें से 1509 में हुई। कैथरीन ऑफ अरेगन की शादी के बाद कई बच्चे हुए, लेकिन मैरी, जिसे हम ब्लडी मैरी के नाम से भी जानते हैं, उनके अलावा सबकी मौत हो गई। अब हेनरी 8 एक बेटा चाहते थे जो कि उनके राजवंश का राजा बन सके, लेकिन काफी इंतजार के बाद ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उनके और कैथरीन ऑफ अरेगन के बीच तनाव ने जगह ले ली। इस दौरान हेनरी की नजर कैथरीन ऑफ अरेगन के लिए काम करने वाली एने बॉलीन पर पड़ी और उनका उस पर दिल आ गया। अब वो एने से शादी करना चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी कि वो पहले से ही शादीशुदा थे। इसी के चलते उन्होंने एक साजिश रची और कहने लगे कि कैथरीन के साथ उनकी शादी वैलिड नहीं है, क्योंकि पहले ये उनके बड़े भाई की बीवी रह चुकी है। दरअसल कैथरीन की शादी हेनरी के बड़े भाई अर्थुर ट्यूडर से हुई थी, लेकिन उसके 6 महीने बाद ही अर्थुर की मौत हो गई, जिसके बाद हेनरी से कैथरीन की दूसरी शादी की गई। इसी को मोहरा बनाकर हेनरी पोप यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च के लीडर से बहस होने लगी कि उनकी शादी को इनवैलिड करार दिया जाए, लेकिन पोप ने इसे वैलिड करार दिया। इससे नाराज होकर हेनरी ने एक नया चर्च बनाया जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड का नाम दिया गया, जिसके लीडर खुद हेनरी बने और सारे नियम भी उन्हीं ने बनाए। इसके बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड के जरिए उन्होंने अपनी कैथरीन की शादी को इनवैलिड करार दिया और उन्हें तलाक देकर साल 1533 में एने से शादी कर ली। ये उस समय की बहुत बड़ी घटना थी, जिसे इंग्लिश रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों, इतिहास की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।